Once again, good evening, dear students. So, in first lecture of D block element, we were discussed some introductory part of D block element. Now, in this video, we are going to discuss some properties of transition metals. So, first property is atomic size. Earlier, I told you that we have to only focus on 3D series or first transition series, because first transition series is generally used in our syllabus, means starting from scandium and ended up to zinc. So एटॉमिक साइज की यदि वेरिएशन की हम बात करते हैं बेटा, तो नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट यदि हम मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो वहाँ जो है साइज डिक्रीज करता है। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। एक्चुअल में होता ये है, स्टार्टिंग में साइज जो है वो डिक्रीज करता है, मिडल में जाके साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और इन द एंड ऑफ द सीरीज साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो यदि हम बात करें स्कैंडियम से क्रोमियम, यदि मैं बात करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर साइज जो है वो डिक्रीज करता है बेटा। मैग्नीज से लेके निकल तक यहाँ जो साइज है वो नियरली कांस्टेंट होता है। और यदि मैं कॉपर और जिंक की बात करता हूँ, तो यहाँ जाने के बाद जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। सो इस वेरिएशन को हमने समझना है कि ऐसा क्यों होता है। रेगुलर ट्रेंड नहीं है साइज़ का, यहाँ पे सबसे पहली बात की है। और यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अप टू क्रोमियम। इन द मिडल ऑफ सीरीज मीन्स फ्रॉम मैग्नीज टू निकल it becomes almost constant, and in the end of the series from copper to zinc atomic size increases। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। नाउ यहाँ पे दो चीज़ों का हमने ध्यान रखना है बेटा। एक चीज़ है जेड इफेक्टिव, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और दूसरा इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हो 11th क्लास के अंदर। तो जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस का उसकी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक्चुअल में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच पाता है, दैट इज़ नोन एज जेड इफेक्टिव, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, यदि हम बात करें न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इन्हीं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डिफरेंट। जैसे आपने इसका एक ऑर्डर पढ़ा होगा, एफ ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग पावर है वो सबसे पुअर होती है, फिर डी की, और फिर पी, और सबसे लास्ट में आता है एस। तो इन्हीं दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन करते हैं। वन इज जेड इफेक्टिव, सेकेंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज़्यादा होगा तो नो डाउट न्यूक्लियस की आउटर सेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लगेगी, और ऐसे केस में जो साइज़ होगा वो कम होगा बेटा, मीन साइज डिक्रीज करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट रेफर्स टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, और यदि ये रिपल्शंस ज़्यादा होंगे तो एटम जो है वो एक्सपेंड करेगा और साइज जो होगा वो आपका बड़ा होगा।
तो यदि इन्हीं सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं 1 मिनट के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा साइज़ होगा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट या सिग्मा कांस्टेंट के अंदर हमारे पास एक रिलेशन भी होता है। दिस इज जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, जिसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो क्योंकि पी सेल की शिल्डिंग जो पुअर है, तो यदि ये पुअर होगी तो यहाँ से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा बेटा, और जेड इफेक्टिव यदि बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो इन्हीं दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इस वेरिएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज क्यों करेगा, बीच में साइज कांस्टेंट क्यों होगा, और इन द एंड ऑफ द सीरीज साइज इंक्रीज क्यों करेगा। दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर साइज को इंक्रीज कराता है, दूसरा डिक्रीज कराता है। तो नो डाउट जो साइज की वेरिएशन है वो उस फैक्टर पे डिपेंड करेगी जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो जैसा हमने लिखा था अभी कि स्कैंडियम टू कॉपर साइज डिक्रीज करेगा, तो साइज डिक्रीज तभी कर सकता है जब जेड इफेक्टिव किसको डोमिनेट कर जाए, स्क्रीनिंग इफेक्ट को। मैग्नीज टू निकेल, यहाँ हमने लिखा था कि जो साइज है वो कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाए, मीन्स दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करें। और कॉपर टू जिंक, यहाँ साइज हुआ था इंक्रीज, और ये तभी हो सकता है जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस किसको डोमिनेट कर जाए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई एटॉमिक रेडियाई फॉलो द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नाउ सेकेंड थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं जो साइज है वो इंक्रीज करता है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। बट यदि हम यहाँ बात करें, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, हम 3D से 4D पे जब आते हैं यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है, जो यूजुअल ट्रेंड होता है वो। लेकिन जैसे ही आप 4D से 5D पे आते हो, इन दोनों सीरीज का जो साइज है वो नियरली कांस्टेंट हो जाता है बेटा। इस चीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो ये लिखा गया है यहाँ पे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जब डील करेंगे वहाँ इसको पढ़ेंगे हम, बट इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे ही आप 4D से 5D सीरीज पे आते हो, तो यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 5th पीरियड होगा मेरे पास, और ये 6th पीरियड होगा। अब 5D सेल के अंदर 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, और अभी हमने पढ़ा था कि p या f ऑर्बिटल की जो शिल्डिंग है वो पूरेस्ट होती है, सबसे पुअर है। तो यदि यहाँ शिल्डिंग पुअर होगी तो जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से यहाँ जो साइज है वो डिक्रीज कर जाता है बेटा। इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये इस वजह से होती है कि 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो स्क्रीनिंग पावर है वो पुअर होती है। तो नो डाउट 3D से 4D आने पे साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ कोई भी f ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। बट जैसे ही आप 4D से 5D सीरीज़ पे आते हो, तो 5D सीरीज़ पे आने पे f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर है, और इसी वजह से जेड इफेक्टिव यहाँ इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, मीन्स ऑलमोस्ट ये 4D के कांस्टेंट हो जाता है। So this is all about atomic size. Next property is ionization energy.
So ionization energy, as you all know, it is amount of energy required to remove electron from isolated gaseous atom. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड, आयनाइजेशन एनर्जी में बी IE1, IE2 एंड IE3. ये ऑलरेडी आप सारी चीज़ें पढ़ के आए हो बेटा, मैं जस्ट इनको रिवाइज करा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर हम आएंगे इसके ऊपर. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. IE2 का मतलब होता है टू रिमूव सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड IE3 का मतलब है टू रिमूव थर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो रिमूव होता है यूनी पॉजिटिव कैटायनिक स्पीसीज से. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जो ए गैसियस था वो कैटायनिक फॉर्म में चेंज होता है. IE2 में ए पॉजिटिव गैस से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में जो डाई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के. यदि साइज़ कहीं पे कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. अपार्ट फ्रॉम साइज, दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इसकी यदि मैं बात करता हूँ इस फैक्टर की, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं, ये हम स्टेबल होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो ज़्यादा देनी पड़ती है. इसी चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. The configurations having fully filled and exactly half-filled electronic configurations are more stable and therefore they require more amount of energy to remove electron. So इन्हीं दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें इनकी वेरिएशन की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हो S ब्लॉक के साथ या फिर P ब्लॉक के साथ, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमें पता है साइज़ डिक्रीज़ करेगा. तो यदि आप इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ देखोगे बेटा, तो इसका मतलब ये है कि D ऑर्बिटल का जो साइज़ होगा वो S ऑर्बिटल से छोटा होगा. तो यदि D और ब्लॉक के एलिमेंट का साइज़ जो है वो S से छोटा होगा, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी D ब्लॉक की वो ज़्यादा होगी किससे, S ब्लॉक से. और यदि इसी को आप P ब्लॉक से कंपेयर करोगे तो P ब्लॉक की ज़्यादा होगी D ब्लॉक से. ये ऐसी चीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन S ब्लॉक एंड P ब्लॉक. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की यदि हम बात करते हैं स्कैंडियम टू जिंक की, जिसको हमने डील करना है, तो क्योंकि यहाँ पे साइज़ का वेरिएशन इरेगुलर था, तो आयनाइजेशन एनर्जी की भी जो वेरिएशन होती है वो भी कोई रेगुलर नहीं होती है बेटा. इरेगुलर ट्रेंड्स होते हैं इसके अंदर भी. लेकिन जो लास्ट का फैक्टर है जो हमने अभी कंसीडर किया था, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कंसीडर कॉपर, सो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D N4S1. तो
कॉपर से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Cu+ बनाओगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d10। और यदि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको बनाते हो Cu2+ मीन्स 3d9। अब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एंड यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा बेटा। In case of second ionization energy means when we are going to remove second most loosely bound electron, the electron is to be removed from fully filled electronic configuration. Fully filled electronic configuration, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा Cu+ से, और Cu+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 मीन्स फुली फिल्ड। तो यदि ये फुली फिल्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी बेटा। तो इसका मतलब है ये हम बोल सकते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी कॉपर की वो बहुत ज़्यादा होगी। तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो लिखे गए हैं, आप इनको करके देखिएगा। जैसे हमने एक को एक्सप्लेन किया है, बाकी भी ऐसे एक्सप्लेन होंगे। आई थर्ड का मतलब है रिमूवल ऑफ थर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो यदि आप Mn की बात करते हो तो Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 3d5 4s2। तो जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ जो स्पीसीज आएगी वो आएगी 3d5। अब ये कैसी है? हाफ फील्ड। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसमें आई थिंक आयरन भी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आयरन के केस में जो एनर्जी आप कंसीडर करोगे बेटा वो एनर्जी होगी Ie4, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 3d6 4s2। तो जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d5, और इसको डिस्टोर्ट करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाउ आयनाइजेशन एनर्जी will be affected by the electronic configuration. सो सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि कहीं हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यदि आप 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमने भी देखा था कि 4D और 5D सीरीज़ का जो साइज़ है वो नियरली कांस्टेंट हो जाता है बेटा। बट क्योंकि 5D सीरीज़ के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनकी शिल्डिंग पुअर है, और उसी पुअर शिल्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाता था। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि यहाँ न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा लगेगा। तो यदि इनका मैं ऑर्डर देखना चाहूँ तो मेरे पास जो ऑर्डर आता है वो आता है ये 5D ट्रांजिशन सीरीज जो होगी उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी 4D से, और 4D की एनर्जी ज़्यादा होगी 3D से। आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, thermodynamic stability of transition metal ion और compounds। इस चीज़ को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। नॉर्मली हम एक रिलेशन पढ़ते हैं बेटा एनर्जी और स्टेबिलिटी के अंदर, और वो रिलेशन होता है इन्वर्स। मीन्स
जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो हमेशा कम एनर्जी पे रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। यदि हम बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, एक हमने ले लिया Ni2+ और एक हमने ले लिया प्लेटिनम 2+। तो Ni2+ के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या Ni2+ जो है दैट इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एज कंपेयर टू प्लेटिनम 2+। और वहीं यदि मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ तो प्लेटिनम +4 के जो कंपाउंड हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं Ni+ से। तो इस चीज़ का मतलब ये है बेटा कि जब हम 2+ स्टेट की बात करते हैं तो Ni2+ हमारे पास कब बनेगा, इसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिएगी वो चाहिएगी IE1 और IE2। तो यदि ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सम आएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 + आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी लेस फॉर निकल। एग्जैक्ट डाटा या वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, बट इन दोनों के केस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि निकल के जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम, और +4 में प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू निकल। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की यदि हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब है मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक टर्म हम डिफाइन करेंगे, बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखी जाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स बना NiCO4। इसका मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मेनली इसको हम जब नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो उस टाइम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो NiCO4 की यदि हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हमें ये बताती है कि निकेल और CO के बीच जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कैसा बना है बेटा। यदि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना है तो हम कहेंगे कि दिस इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, और यदि ये बॉन्ड वीक बनता है तो हम इसको कहेंगे थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो हमें बताती है मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। बॉन्ड स्ट्रेंथ, यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। लिगेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, यदि हम लिगेंड्स की बात करें 1 मिनट के लिए, तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इन्हीं को आप लेविस बेस भी बोल सकते हो, और ये किसी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, और ये मेटल यूजुअली डी ब्लॉक का होता है बेटा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसी वजह से ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमारी एक पूरी यूनिट है। इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आप ध्यान रखिएगा, इट टेल्स अबाउट द मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ and it is inversely proportional to the sum of the ionization energies which are required to bring a particular oxidation state. Next is our oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये आप ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पढ़ चुके हो कि ये क्या होता है।
तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा वो यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। ऐसा किस वजह से होता है? इसका रीज़न ये है कि इनके केस में जो n-1 d ऑर्बिटल है और ns जो ऑर्बिटल है, मीन्स आउटर ऑर्बिटल और पेनल्टीमेट ऑर्बिटल, दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। इसी वजह से यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्स्ट चीज़ तो है ये। सेकंड, अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली दो तरीके की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया आयरन, तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d6 4s2। तो यदि सिर्फ s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2, या इसको हम कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और यदि ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें तो फिर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन and maximum oxidation state is observed when electrons of n-1d and ns both participate in bond formation. The most common oxidation state are +2 and +3 in first transition series. जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, एक तो है +2 और एक है +3। हाउएवर सम एलिमेंट एग्जिबिट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ एलिमेंट हैं जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 विच इज एग्जिबिटेड बाय मैग्नीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है तो उसका रीज़न है मैग्नीज, जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है। और +7 में इसका जो वेल नोन कंपाउंड होता है बेटा वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो यहाँ यदि आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आएगी x +1 - 8 = 0, तो x कम्स आउट टू बी +7। तो ध्यान रखिएगा इसको। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, और कौन एग्जिबिट करता है? मैग्नीज। डी ब्लॉक की यदि आप बात करते हो तो डी ब्लॉक के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो सकती है +8, जो शो करती है ऑस्मियम के द्वारा। ऑस्मियम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर OsO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, यहाँ पे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। Some transition metals also form complexes in zero oxidation state. कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनते हैं, जैसे आपके पास NiCO4 है या FeCO5 है। इनके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो आपने याद रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। सारी चीज़ें मैं स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया था, कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं बता देता हूँ, आप उनको ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट, यदि आप पी ब्लॉक से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हो बेटा, तो पी ब्लॉक के अंदर जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन फैमिली की बात की थी, तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती थी या इस पर्टिकुलर फैमिली में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती थी वो आती थी +2 +4 एंड +6। एंड डाउन द ग्रुप जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती थी। बट डी ब्लॉक के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो वो 1 यूनिट से डिफ़र करती है। यहाँ पे यदि आप डिफरेंस देखोगे तो वो 2 था,
बट जैसे आयरन है वो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। मैग्नीज की बात करोगे तो +4 भी, +5 भी, +6 भी और +7 भी। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। एक चीज़ तो ये है। और सेकंड यदि हम बात करें, हैवियर मेंबर जो होते थे ग्रुप के, जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूँ, तो इसका जो सेकंड लास्ट मेंबर था, लास्ट पोलोनियम होता है जो रेडियो एक्टिव है, तो ये +4 में ज़्यादा स्टेबल होता था बेटा। बट मैग्नीज की यदि हम बात करते हैं तो ये +7 तक जा सकता है। मीन्स तो जो ट्रेंड इनर्ट पेयर इफेक्ट का आता है पी ब्लॉक के अंदर, उससे रिवर्स ट्रेंड यहाँ पे होता है। याद रखिएगा इस बात को। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं डी ब्लॉक सीरीज के अंदर, वैसे वैसे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है वो भी हमारे पास बढ़ती जाती है बेटा। एक पॉइंट और देखते हैं। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आप देखोगे डी ब्लॉक के, वो मेनली ऑब्जर्व्ड है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। अब ऐसा इसलिए होता है बेटा कि फ्लोरीन ऑक्सीजन जो है, एक तो ये स्मॉल साइज के हैं और दूसरा ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा ये ही स्टेबलाइज कर सकते हैं बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी कंपाउंड्स होते हैं मेनली उनके अंदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन होता है, और उसका रीज़न ये है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है और दूसरा इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट, यदि मैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऑब्जर्व्ड होती है बेटा सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कार्बोनिल कहेंगे। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का मतलब है एक ऐसा लिगेंड्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो और पाई बॉन्ड बनाने में मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो। ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स जो होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मेनली 0 में बनाते हैं और इवन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और सिंपल एक चीज़ ये भी है कि यदि आप लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड देखोगे तो वो कंपाउंड मेनली आयनिक होते हैं बेटा, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि कंपाउंड की बात करोगे तो ये होते हैं कोवलेंट। क्योंकि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में नो डाउट यहाँ फजांस रूल ऑपरेट करोगे। जैसे मान लीजिए हमें कंपाउंड कंपेयर करना है, एक है मान लीजिए Mn2+ और एक है मान लीजिए Mn7+। तो जितना ज़्यादा इस पे प्लस चार्ज होगा इसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इससे पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा बेटा। लास्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
यदि डी ब्लॉक के कंपाउंड्स के अक्रॉस आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिपेल होते हैं। तो जो कंपाउंड अट्रैक्ट होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। यदि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो फेरोमैग्नेटिक है, और वीकली अट्रैक्टेड है तो पैरामैग्नेटिक है, और यदि वो रिपेल करते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो एक तो है पैरामैग्नेटिक, एक है डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक जो हैं दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक नेचर जो होता है या पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, यदि हम बात करें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो यदि किसी एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो वो सारे के सारे ही हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, इसको लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, पैरामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिज्म अराइज होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक नेचर भी इंक्रीज होगा। और किसी कंपाउंड के पैरामैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्रेस्ड करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये सिंबल यू ना हो के एक्चुअल में तो बेटा ये ऐसा है, कुछ ऐसा सिंबल है ये, आप इसको देखिएगा एक बार, जिसका फार्मूला है स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बोहर मैग्नेटोन की टर्म में। और बोहर मैग्नेटोन की जो वैल्यू होती है बेसिकली, या 1 बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल्स टू EH अपॉन 4 पाई mc। ये वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको। E यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, H प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और C जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। नाउ यहाँ से दो चीज़ें आपको समझनी है बेटा। यदि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है कोई भी, मीन्स यदि डी सेल सारी की सारी फील्ड है, सारी की सारी फील्ड होने का मतलब है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आ जाए, और दूसरा है एम्प्टी, यदि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ऐसे आयंस हमेशा कैसे होंगे, डायामैग्नेटिक। इनको छोड़ के बाकी सारे जो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें Fe2 पॉजिटिव की, तो आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बेटा 3d6 4s2। तो जब आप 2 पॉजिटिव की बात करोगे तो 2 पॉजिटिव में 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 3d6। और 3d6 को जब आप फिल करोगे तो हमें पता है हमारे पास d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करोगे तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हम बात करें Zn2 पॉजिटिव की, तो Zn का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 3d10 4s2 होता है। तो जब आप Zn2 पॉजिटिव का आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 3d10, और 3d10 को जब आप फिल करोगे तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। सिमिलरली यदि आप स्कैंडियम की बात करते हो, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो 21 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद ये आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा,
और आर्गन में भी हमें पता है डी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। यदि किसी एटम के पास n-1 डी सेल के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे के सारे ही कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। ऑलराइट, एलॉय फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनकी एक खास बात होती है कि ये एलॉय बनाते हैं बेटा। एलॉय आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मेटल्स भी हो सकते हैं नो डाउट, नॉन मेटल्स भी होते हैं इनके अंदर। अब डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय क्यों बनाते हैं, इसका रीज़न हमने देखना है बेटा। अभी हमने बात की थी जब 3D सीरीज़ की साइज़ की वेरिएशन हमने देखी थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रिज़ल्ट आया था कि जो साइज़ था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था बेटा कुछ केसेस में। तो सिमिलरिटी होने की वजह से साइज़ में इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी नियरली एक जैसी हो जाती हैं। उसी वजह से आप किसी पर्टिकुलर मेटल की लैटिस में से किसी दूसरे मेटल को आप इजीली मिक्स कर सकते हैं, और इसी वजह से ये एलॉय बनाते हैं। रीज़न देखते हैं एक बार। They are formed by metals whose atomic radii differ by not more than 15%। यदि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी रेडियाई 15% से ज़्यादा डिफर यदि नहीं करती है, एलिमेंट्स कैन ईजिली टेक द पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अदर। एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की क्रिस्टल लैटिस के अंदर पोजीशन ले लेता है बड़ी आसानी से, और इसी वजह से ये क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं बेटा। और पोजीशन क्यों ले पाता है उसका रीज़न क्या है, सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट हैव सिमिलर एटॉमिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। तो एलॉय के 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक होता है, सेकंड इज ब्रोंज, कॉपर और टीन। तो टीन का सिंबल हमें पता है SN होता है। एक और है जो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड कॉपर, ये एलिमेंट होते हैं बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट एलॉय। इनके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं 2-3 ये, और ये हमें याद रखना है कि एलॉय का काम क्यों करते हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं जल्दी से क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। एटॉमिक साइज की वेरिएशन से हमने शुरू किया था और ये देखा था कि ये रेगुलर वेरिएशन नहीं होती है। स्टार्टिंग में साइज जो है वो डिक्रीज़ करता है, मिडल में कांस्टेंट हो जाता है, और इन द एंड ऑफ सीरीज़ ये इंक्रीज़ हो जाता है। रीज़न हमने बात किया था कि 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वन इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी की हमने बात की थी। साइज़ की वेरिएशन रेगुलर नहीं थी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है। उसके अलावा हमने आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और एक चीज़ और जो यहाँ हमने पढ़ी थी मेनली, वो थी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी रिलेटेड विद आयनाइजेशन एनर्जी, और दोनों में रिलेशन कैसा होता था बेटा, इनवर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की हमने बात की है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है मींस वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डील की थी पर्टिकुलर इसमें, आप इनको देखिएगा एक बार ध्यान से। और
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हमने बात की थी कि पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं ये। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब था कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से मैग्नेटिक होते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फार्मूला हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो फार्मूला था ये। यहाँ भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि यदि किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो होगा और वो जो कंपाउंड्स हैं वो डायमैग्नेटिक होंगे। और लास्ट हमने बात की है बेटा एलॉय फॉर्मेशन की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सिमिलर होती है नियरली, इस वजह से एक मेटल लैटिस जो होती है उसमें से आप इजीली एटम्स को एक्सचेंज कर सकते हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो इसी वजह से ये एलॉय बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील की हमने कंपोजिशन देखी थी जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, आयरन था, क्रोमियम था, निकेल था और कार्बन था। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बची हैं बेसिकली उनको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।